विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल इंजीनियर विराट संदीप आर्या में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास में हमने पिछले वीडियो में मुगल काल तक पढ़ लिया था। आज उसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। मुगल काल के पतन के साथ साथ भारत में कई राजनीतिक गतिविधियां होती हैं। कई क्षेत्रों पर आप देखेंगे स्थानीय राजवंश भी शासन करने लगते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से मराठा थे, मैसूर था और दक्षिण भारत में आपके कृष्णदेवराय जैसे शासक हुआ करते थे। तो ये भी माने जाते हैं कि उस समय के सबसे प्रतापी शासक थे। लेकिन आज हम प्रांतीय राजवंश ना पढ़कर आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत, क्योंकि आधुनिक भारत कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अर्थात सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो आधुनिक भारतीय इतिहास से आते हैं। तो आधुनिक भारतीय इतिहास यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है आधुनिक भारतीय इतिहास से। आधुनिक भारतीय इतिहास में कई प्रकार के इसके भाग किए गए हैं, अर्थात इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत आप सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है आपका यूरोपीय कंपनी आगमन। यूरोपीय कंपनी आगमन पहला चैप्टर ये बनता है, यूरोपीय कंपनी आगमन बनता है। दूसरा चैप्टर इसी में आप पढ़ते हैं उत्तरकालीन मुगल शासक, उत्तरकालीन मुगल शासक। और तीसरा इसमें चैप्टर बनता है, इसमें भी स्थानीय राजवंश पढ़ा जाता है, जैसे कि बंगाल का नवाब हो गया, मैसूर हो गया, जो सब इसमें पढ़ा जाता है। इसके अलावा फिर पढ़ते भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। भाग तो इसके कई हैं, लेकिन ये तीन भाग हमारे महत्वपूर्ण हैं जिनसे आपके क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है। तो आधुनिक भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण इसमें आप पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। इसके पहले आपका एक चैप्टर आता है यूरोपीय कंपनी आगमन। यूरोपीय कंपनी में कौन कौन भारत आया, किस देश के निवासी भारत आए। तो आप भली भांति जानते हैं कि भारत आने वाला जो प्रथम यूरोपीय यात्री था वो वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा ये पुर्तगाल का निवासी था। तो ये भी प्रश्न आ जाए कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था, तो वास्को डी गामा था। तथा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था, तब भी आपका वास्को डी गामा था। इसी वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की। ये भी प्रश्न बनता है कि समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की। तो समुद्री मार्ग से भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा गुजरात जाता है, क्योंकि ये मसाले के व्यापार के लिए भारत आया था, लेकिन इसे रास्ता पता नहीं था, तो ये गुजरात चला जाता है। वहां पर एक मनीर पथ प्रदर्शक होता है जो रास्ताएं बताता है कि किस और कौन सी रास्ताएं गई हैं। तो उसी की सहायता से वास्को डी गामा केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट के जो स्थानीय राजा थे, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और कहा कि आप यहाँ से सामान ले जा सकते हैं, आप जो वस्तु लेने के लिए आए हैं। तो जो स्थानीय व्यापारी थे उन्होंने वास्को डी गामा का विरोध किया। तो जमोरिन यहाँ से कुछ सामान ले जाता है और वो वापस अपने देश अर्थात पुर्तगाल चला जाता है। पुर्तगाल जाने के बाद उसका जो सामान है भारत से जो ले गया था उसको 60 गुना मुनाफा होता है। ये 60 गुना मुनाफा जब उसे होता है तो ये जो खबर है पूरे पुर्तगाल में फैल जाती है। जब पूरे पुर्तगाल में फैल जाती है तो वहाँ की सरकार को पता चलता है। इसके बाद वहाँ की सरकार वास्को डी गामा को पुनः कहती है कि आप एक बार भारत जाइए, क्योंकि जो भारत का समुद्री मार्ग से रास्ता पता था वो केवल वास्को डी गामा को था। तो वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में पुनः भारत आता है। ये भी पूछा जाता है कि वास्को डी गामा
दूसरी बार भारत कब आया, तो ये आया था 1502 ईस्वी में। इसके अलावा अब भारत में यदि इसकी और चर्चा की जाए पुर्तगालियों की, तो इन्होंने 1503 ईस्वी में इन्होंने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री खोली या पहला अपना कारखाना खोला। ये भी आता है कि भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली, कोचीन में खोली, या प्रथम कारखाना कहाँ खोला, तो कोचीन में खोला था। यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम भी पूछा जाता है, तो इनके आगमन का जो क्रम होता है वो इस प्रकार है। आगमन का क्रम, आगमन की क्रम की बात करें इसके साथ साथ लेकिन हम पढ़ेंगे कंपनी स्थापित करने का क्रम। तो इसमें सबसे पहले आपके पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तो ये आगमन का क्रम भी महत्वपूर्ण है। ये भी परीक्षा में आता है, यूरोपीय कंपनी का आगमन किस प्रकार हुआ है, इनको क्रम से व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और आपके फ्रांसीसी। और भारत आने वाला जो प्रथम यूरोपीय यात्री था या प्रथम पुर्तगाली यात्री था वो वास्को डी गामा था, जिसने 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग से भारत की खोज की और सबसे पहले वो केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचता है। जमूरिन इसका स्वागत करता है, यहाँ से जो सामान ले जाता है उसको पुर्तगाल में वो 60 गुना मुनाफा देता है। ये खबर पूरे पुर्तगाल में फैल जाने के बाद 1502 ईस्वी में ये पुनः भारत आता है और पुर्तगाली 1503 ईस्वी में भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना कर देते हैं। तथा जब व्यापारिक कोठी की स्थापना हो जाती है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पुर्तगालियों का एक वायसराय बनकर आता है, एक गवर्नर जनरल बनकर आता है। तो जो पुर्तगाली कंपनी का जो प्रथम वायसराय था, पुर्तगाली कंपनी का जो प्रथम वायसराय था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये पुर्तगाली कंपनी का प्रथम वायसराय था। तथा जहां तक पुर्तगालियों का शासन था उस क्षेत्र को बोला जाता था एस्तादो दा इंडिया, एस्तादो दा इंडिया, ये नाम दिया गया पुर्तगाली क्षेत्र को, ये नाम दिया गया पुर्तगाली क्षेत्र को एस्तादो दा इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पुर्तगाली कंपनी पहली कंपनी थी जिसने भारतीयों को भी भर्ती किया था सेना में। इसके अलावा जो दूसरा वायसराय बनकर भारत आता है पुर्तगालियों का वो आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क एक बीजापुर के शासक थे, आदिल शाह, उन्हीं के कब्जे में था गोवा क्षेत्र। तो ये गोवा के शासक, गोवा के उस समय शासक थे आदिल शाह। आदिल शाह को उन्होंने 1510 ईस्वी में पराजित कर दिया तथा पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया। जब गोवा पर अधिकार कर लिया तो ये पुर्तगालियों के अंडर में ये 1961 ईस्वी तक रहा। इस कारण अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किससे कहा गया है, तो पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो फ्रांसिस्को अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क को कहा गया है। इसके अलावा पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग से जो व्यापार होता था उन यात्रियों के लिए, उन व्यापारियों के लिए परमिट जारी किए थे। अर्थात जिसको समुद्री मार्ग से व्यापार करना है उनको पुर्तगालियों से एक परमिट देना पड़ेगा, एक निश्चित कर देना पड़ता था। तो इस व्यवस्था को बोला जाता था कार्टेज व्यवस्था, या इसी को बोला जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी, या इसी को कहते थे शांत जल की नीति, शांत जल की नीति। इन्होंने कार्टेज व्यवस्था को जन्म दिया था साथ साथ। तो इतना पढ़ना पड़ता है हमें पुर्तगाली के बारे में। इसके बाद डच आए, डचों के बाद अंग्रेज आए। तो अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, यदि अंग्रेज पर चर्चा करें, जो महत्वपूर्ण कंपनी थी भारत देश की, जिन्होंने भारत पर 190 साल
शासन भी किया है। तो यदि इनकी चर्चा करें, ये हमारा पुर्तगाली तो हो गया है, अब हम इनकी चर्चा कर लें अंग्रेजों की। तो अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को हो गई थी। और वहां की जो रानी थी ब्रिटेन की, वो थी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद एलिजाबेथ प्रथम की जो उत्तराधिकारी बने थे वो बने थे जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने भारत एक राजदूत भेजा था अपना, उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, और एक राजदूत था इसका सर टॉमस रो। ये दो इसके राजदूत थे। तो कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत था, जो अकबर के नाम का पत्र लेकर ये जहांगीर के दरबार में गया था। ये पूछ लिया जाता है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था, यह प्रथम राजदूत कौन था, तो वो कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब दिया था, 400 का मनसब दे दिया। इसके बाद जेम्स प्रथम ने अपना दूसरा राजदूत भेजा, सर टॉमस रो। जब सर टॉमस रो भारत आया, ये भी जहांगीर से मिला। जहांगीर इससे प्रभावित हो गया, और जहांगीर की जो प्रिय पत्नी थी नूरजहां, वो भी प्रभावित हो गई। तो जहांगीर ने कहा कि ऐसा करिए, आप बंगाल का क्षेत्र ले लो, वहां पर आप जाइए, वहां पर आप व्यापार कर सकते हैं, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो टॉमस रो मान गया और उसने बंगाल पर व्यापार करने की सोची। लेकिन अंग्रेजों की भारत में जो प्रथम कोठी खोली गई थी वो 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोली गई थी। इसके अलावा उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी कंपनी स्थापित की थी। इसके बाद ये छोटा जो व्यू है आपका, वो केवल यहीं तक आता है। इसके अलावा थोड़ा डच का काम पड़ता है अंग्रेजों के साथ। तो डच और अंग्रेजों के मध्य, यहां लिख दें, डच व अंग्रेजों के मध्य 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध होता है, जिसमें डच जो थे ये अंग्रेजों से पराजित हो जाते हैं, उनका डचों का भारत से व्यापार लगभग पूरा समाप्त हो जाता है। अब भारत में केवल अंग्रेजों का आधिपत्य सा हो जाता है। इसके बाद आपकी आती है फ्रांसीसी कंपनी। तो फ्रांसीसी कंपनी लुई 14वें के शासनकाल, उस समय जो फ्रांस के शासक थे वो लुई 14वें थे। वही लुई 14वें के जो मंत्री हुआ करते थे कॉलबर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है, लेकिन ये भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सके, और एक समय आया कि ये अंग्रेजों से पराजित हो गए और अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य हो गया। आप ये भी जानते होंगे कि अंग्रेजों ने किस प्रकार युद्ध किए थे, फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया। तो अंग्रेजों की सफलता का जो मुख्य कारण था वो केवल ये था कि जो अंग्रेज कंपनी थी एक प्राइवेट कंपनी थी। इसके अलावा जितनी ये कंपनियां थी ये सब सरकारी कंपनी थी। इनका उद्देश्य था कि यदि भारत में अंग्रेजों की वजह हो, अंग्रेज पराजित हो रहे हैं, तो इसका मतलब है पूरा ब्रिटेन पराजित हो रहा है। लेकिन फ्रांसीसी हो, डच हो, पुर्तगाली हो, यदि इनका कोई सेनापति पराजित होता था तो उसकी व्यक्तिगत हार थी, लेकिन अंग्रेज इसे स्वीकार नहीं करते थे। अंग्रेजों का मानना था यदि एक हमारी हार हो रही है तो पूरी ब्रिटेन की हार है। तो अंग्रेज पूरी रणनीति के साथ लड़ते थे, उनके साथ कुशल सेनापति थे तथा आधुनिक हथियार का जमावड़ा था। इस कारण अंग्रेज भारत पर हावी हो गए और पुर्तगालियों को इनसे मतलब नहीं था। इस कारण पुर्तगाली इनके काम में दखल नहीं देते थे, तो पुर्तगाली भारत में कई सालों तक और बने रहे। लेकिन फ्रांसीसी और डचों को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया था और अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो इतना इसके बारे में हमें
पढ़ना पड़ता है। तो ये होता है हमारा यूरोपीय कंपनी आगमन और यूरोपीय कंपनी का व्यू। अब सबसे महत्वपूर्ण है जो आपका ये है अंग्रेज, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है हमारा उत्तरकालीन मुगल शासक, ये वाला चैप्टर है। जानते हैं कि मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर और उसके जो उत्तराधिकारी थे औरंगजेब तक, वो शक्तिशाली थे, पराक्रमी थे और मुगल वंश को एक ठोस कदम दिया था, जिसमें जो ठोस कदम में सबसे ज़्यादा योगदान था वो अकबर जैसे महान सम्राट का था। लेकिन औरंगजेब की जो दक्षिण नीति थी वो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनती। इसके अलावा औरंगजेब की जो कट्टर नीति थी वो भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनती है। औरंगजेब की कट्टर नीति के फलस्वरूप ही महाराष्ट्र क्षेत्र में मराठा जैसे शक्तिशाली राज्य का उदय होता है। मराठा राज्य के जो संस्थापक थे वो आप जानते होंगे शिवाजी थे। तो ये भी शिवाजी कट्टर हिंदूवादी थे, ये मुगलों को नष्ट करना चाहते थे। सबसे ज़्यादा जो नष्ट करने में योगदान दिया था मुगलों को वो दिया था शिवाजी ने। तो जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी हुए वो अत्यंत ही कमजोर थे और एक समय आया कि भारत से मुगल वंश का अंत हो गया, लेकिन फिर भी इन्होंने लगभग 150 वर्षों तक शासन कर लिया था। 1526 से लगा के 1607 ईस्वी तक लगभग 300 वर्ष या 320 वर्ष के आसपास 6 शासकों ने, बाकी के 18 शासकों ने शासन किया था। तो उत्तरकालीन मुगल शासकों में जो सबसे पहले आता है औरंगजेब का पुत्र आता है मुअज्जम। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये गद्दी पर बैठता है। ये पूछ लिया जाता है कि बहादुर शाह का वास्तविक नाम क्या था। मुअज्जम था। ये अत्यंत बूढ़ा शासक था, अर्थात ये 63 वर्ष की अवस्था में ये शासक बना था। तो मुगलों में यदि देखा जाए सबसे बूढ़ा शासक कौन था तो वो था बहादुर शाह प्रथम, जो 63 वर्ष की उम्र में शासक बना था। ये औरंगजेब का पुत्र था। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। ये आता है कि शाह बेखबर की उपाधि किसकी थी, तो बहादुर शाह प्रथम की थी, या इसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये 1707 से लगा कि 12 तक शासन किया। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मुगल शासक है आगे पढ़ेंगे जहांदार शाह। इसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। ये भी आता है कि लंपट मूर्ख के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था, जहांदार शाह। इसके अलावा फारूक शेर ने ही 3000 रुपए की बदले बंगाल का पूरा क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया था। इसे अंग्रेजों ने मैग्ना कार्टा कहा था। फारूक शेर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। तो इनके केवल उपनाम आते हैं कि शाह बेखबर किसे कहा गया, मुअज्जम को, लंपट मूर्ख किसे कहा गया, जहांदार शाह को, घृणित कायर किसे कहा गया है, तो फारूक शेर को, क्योंकि ये कमजोर शासक था। इसके अलावा इसने युद्ध दौरान में भी अपने हथियार डाल दिए थे, इसलिए इसे घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो था मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ये आता है कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, तो ये मोहम्मद शाह को कहा जाता है। इसी मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और नादिर शाह मयूर सिंहासन का निर्माण मैंने बताया होगा किसने कराया था, शाहजहां ने। मयूर सिंहासन और इसी में लगा हुआ था कोहिनूर हीरा अपने क्षेत्र अफगानिस्तान ले जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है।
मयूर सिंहासन पर पूछ लिया जाता है बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। अब ये पूछा जाता है मयूर सिंहासन का जो दूसरा नाम है वो है तख्ते ताउस, ये भी आता है तख्ते ताउस। ये पूछ लिया जाता तख्ते ताउस का निर्माण किसने कराया था, तो वो भी शाहजहां द्वारा ही कराया गया था। इसमें कोहिनूर हीरा भी लगा था, तो कोहिनूर हीरा ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा ईरानी शासक भारत से कोहिनूर हीरा को ले गया था, नादिर शाह ले गया था। या मयूर सिंहासन को कौन ले गया था, नादिर शाह ले गया था। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया, मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया। इसके अलावा रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, मोहम्मद शाह को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, नादिर शाह को कहा जाता है। इसके अलावा अगला जो शासक आता है वो आता है अहमद शाह। अहमद शाह ये 1748 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था, ये पूछ लिया जाता है। अहमद शाह अब्दाली कौन था, अहमद शाह अब्दाली था नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। यहाँ मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी था अहमद शाह। तो अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। इसके अलावा अहमद शाह अब्दाली को युग का मोती कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि युग का मोती किसे कहा गया है, वो कहा गया था अहमद शाह अब्दाली को कहा गया था। तो अहमद शाह के बारे में हमें इतना पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा जो अगला मुगल बादशाह निकले जो बनेगा महत्वपूर्ण, वो बनेगा आपका शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही 1757 ईस्वी का प्लासी युद्ध लड़ा गया था। इसके अलावा जब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अवध का नवाब शुजा-उद-दौला तथा बंगाल का नवाब मीर कासिम, इन तीनों की सम्मिलित सेना बनी तथा एक साइड थे आपके अंग्रेज, और अंग्रेज सेनापति थे हेक्टर मुनरो। तो इन तीनों मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम तथा एक साइड थे अंग्रेज। तो ये तीनों एक साथ थे और दूसरी साइड थे अंग्रेज। इन दोनों के बीच 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेज विजयी हो गए। और 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसमें जो अंग्रेज सेनापति था 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला के बीच हुआ था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव विजय हो गया था। और 1757 के प्लासी युद्ध के बाद ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ती है। लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य को जो ठोस कदम मिलता है वो 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध के बाद मिलता है। पूछा जाता है कि बक्सर युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो था। इसके अलावा बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 ईस्वी में हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 ईस्वी में हुआ। किन के मध्य हुआ, तो अंग्रेज सेनापति कौन था उस समय, रॉबर्ट क्लाइव था, और बंगाल का नवाब कौन था, सिराज-उद-दौला था।
तो प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजी साम्राज्य की नींव भारत में पड़ती है, लेकिन उससे जो ठोस कदम है वो 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध के बाद मिलता है। अंग्रेजों ने भारत की एक साथ 3 शक्तियों को पराजित कर दिया था, जिसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा उद दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम था। इन तीनों को एक साथ अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। इस युद्ध के बाद ये सिद्ध हो गया कि भारत पर शासन कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, क्योंकि इसके पहले 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। 1761 ईस्वी में आपने सुना हो, 1761 ईस्वी में एक और युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम था पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध, इसमें मराठा पराजित हो गए थे। मराठाओं को अहमद शाह अब्दाली ने पराजित कर दिया था। तो अहमद शाह अब्दाली जब इसे पराजित कर दिया था मराठाओं को, तो मराठाओं की शक्ति भी छीड़ हो गई थी। तो मराठा तो भारत में शासन नहीं करेंगे, ये तो 1761 में ही क्लियर हो गया था। और 1757 में प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी। लेकिन 1761 ईस्वी जब मराठा पराजित हो गए तो ये सिद्ध हो गया कि भारत पर शासन कौन करेगा। और 1764 में पता चल गया कि भारत में शासन केवल कौन करेंगे, अंग्रेज ही करेंगे। तो इस प्रकार से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना होती है। तो इतना इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। 1757 से लगा के 100 वर्ष तक जब अंग्रेज भारत पर शासन कर लेते हैं तो फिर एक क्रांति होती है। उस क्रांति का नाम दिया गया था 1857 की क्रांति। इसी को बोला जाता है प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। इसी का नाम दिया गया है प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगला जो वीडियो होगा वो होगा हमारे 1857 की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन।